शहर से काफ़ी दूर बसा सज्जनपुर गांव पुराने समय से ही 3 हिस्सों में बटा था। इस गांव के राजा महाराजा और बड़े बड़े जमींदार एक जगह बसे थे। उनके सारे मकान पक्के थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनके बच्चे अपने ज़्यादा समय ऐशो आराम में बिताते थे। दूसरे हिस्से में ब्राह्मण और राजपूत थे, कुछ मुस्लिम भी थे। तीसरा हिस्सा पिछड़ी जाति या दलित तबके का था। उन लोगों की बस्ती अलग पहाड़ी नुमा टीले पर थी। उनके घर फूस के बने थे। वे लोग पैसे वाले जमींदारों राजा महाराजाओं की मेहरबानी पर गुजर बसर कर रहे थे। उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। 30-40 गांवों के बीच महज एक ही स्कूल था। आसपास की सारी सड़कें कच्ची और बड़े बड़े गड्ढों वाली थी। उन सभी गांवों से स्कूल को जोड़ने वाली सड़कें जब पक्की हो गई तो स्कूल भी चल निकला और 2 से 3 साल में हाई स्कूल बन गया। फिर वहां इंटर तक की पढ़ाई शुरू हो गई थी। दलित झोपड़पट्टी का कोई बच्चा वहां पढ़ने नहीं आता था। कहा जाता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर भी एक बार वहां गए थे। दलितों के पक्के मकान बनवाने के वादे भी किए गए थे, पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन दलितों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। एक बार कलेक्टर साहब का वहां दौरा हुआ। उन्होंने वहां के लोगों को समझाया कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। अपने हक की जानकारी होने पर भी आप उसकी मांग कर सकते हैं। सरकार बच्चों की सुविधा का ख्याल करेगी, पहले उन्हें स्कूल में तो भेजिए। बहुत समझाने के बाद एक निषाद की बेटी स्कूल जाने को तैयार हुई। फिर उस झोपड़पट्टी के दूसरे बच्चे भी स्कूल जाने लगे। उस स्कूल के सारे मास्टर ऊंची जाति के थे। उन्हें दलित बच्चों से नफरत होने लगी, क्योंकि उनके कपड़े अच्छे नहीं होते थे, पैरों में जूते नहीं होते थे। शिष्टाचार की कमी भी थी। स्कूल आने जाने वाली पहली दलित लड़की का नाम सांवली था। उसे शुरू से ही अपने कपड़ों का ख्याल था। वह शिष्टाचार का पालन भी करती थी। एक तरह से वह सभी दलित बच्चों की हेड गर्ल बन गई थी। धीरे धीरे वह पढ़ने में भी होशियार हो गई। बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले घने बाल, शरीर भी गठा हुआ, न दुबली और न मोटी। स्कूल में सबकी चहेती थी सांवली। अपने मोहल्ले में भी सांवली का बहुत आदर होता था। लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं थे कि सांवली बड़ी होकर अफसर बनेगी, कार में घूमेगी। सांवली के पिता मंगरू मल्लाह से लोग कहते, देखो मंगरू, सांवरी की पढ़ाई बंद मत करना। रुपए पैसे की किल्लत होगी तो हम लोग आपस में चंदा करके पैसे जुटाएंगे। जैसे जैसे सांवली बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई। 9वीं की जमात में आने पर सांवली के बदन पर जवानी भी दस्तक देने लगी थी। जब सांवली 7वीं जमात में थी, तब ऊंची जाति के एक मास्टर ने उसके अंकों को जानबूझकर घटा दिया था, जिससे एक राजपूत की बेटी क्लास में फर्स्ट आ गई थी। सांवली इस बात पर उस मास्टर से लड़ बैठी थी और उसने हेड मास्टर से शिकायत भी कर दी थी। उन्होंने सांवली के साथ साथ सभी मास्टरों को बुलवाकर कहा था कि जो बच्चे जैसा लिखते हैं उन्हें उतने ही अंक मिलने चाहिए। इसमें जाति का फर्क नहीं होना चाहिए। उस दिन से सांवली पढ़ने में ज़्यादा मन लगाने लगी थी। उसकी बस्ती में बिजली नहीं थी, इसलिए वह लालटेन की रोशनी में पढ़ती थी। तेल नहीं रहने पर मोहल्ले के कई लोग सांवली को तेल भरी लालटेन दे जाते थे। इधर सांवली का पिता मगरू मल्लाह दिन भर मछली पकड़ता और शाम को नज़दीक के बाजार में उन्हें बेचता था। अगर कुछ मछलियां बच जाती थी तो जमींदार को भी दी जाता था। जमींदार मगरू को कभी पैसे देते, कभी नहीं भी देते थे। सांवली 9वीं जमात में स्कूल भर में फर्स्ट आई थी। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी।
राज्य सरकार ने अव्वल आने वाली लड़कियों को साइकिल देने का ऐलान किया था। सांवली को भी लाल रंग की साइकिल मिल गई थी। अब वह साइकिल से ही स्कूल आने जाने लगी थी। क्लास में लड़कियों की तरफ ताक झांक करने की हिम्मत लड़कों में नहीं थी, पर लंच टाइम में सभी लड़के अपने अपने ढंग से मनोरंजन करते थे। सभी अपनी अपनी पसंद की लड़की बताते थे। मनोज नाम का लड़का कहता, नाम की सांवली और रंग भी सांवला। सांवली होने के बावजूद यह कितनी अच्छी लगती है। जी करता है कि चूम लूँ इसे, लेकिन इशारा करने पर भी नहीं देखती है। यह सुनकर दिनेश ने कहा, साइकिल पर घंटी बजाती हुई जब वह हम सब लड़कों के बीच से गुजरती है तो दिल पर छुरी चला देती है। जमींदार राय साहब के बेटे मधुरेश ने कहा, सांवली कहीं अकेली में मिल जाए तो कसम से मैं उसे सीने से लगाकर चूम लूँगा। अब सांवली 10वीं जमात में थी। बोर्ड के इम्तिहान भी नज़दीक आ रहे थे। सांवली का मन पढ़ाई में ज़्यादा लग रहा था। इधर लड़कों का मन पढ़ने में उचट रहा था। उस स्कूल में ही नहीं, आसपास के सभी गांवों में सांवली की चर्चा होने लगी थी। मधुरेश के पिता राय साहब को मालूम हो गया था कि उनका बेटा पढ़ाई में ज़ीरो है और सांवली हीरो। एक दिन राय साहब ने मधुरेश से पूछा, क्या तुम्हारे स्कूल में दलित की बेटी पढ़ाई में फर्स्ट आती है? सांवली पहले से ही पढ़ाई में तेज है। मधुरेश का जवाब था, एक दिन शाम को जब मंगरू राय साहब के यहाँ मछली देने आया तो वे बोल पड़े, मंगरू तुमसे ज़रूरी काम है, इधर आ। जब मंगरू उनके नज़दीक पहुँचा तो राय साहब ने कहा, देखो मंगरू, तुम्हारे ख़ानदान का मेरे ख़ानदान से आज का नाता नहीं है। हाँ सो तो है, मंगरू ने कहा। क्या सांवली तुम्हारी बेटी है? हाँ सरकार, आप लोगों की दुआ से। मंगरू बोला, वह पढ़ाई में बहुत तेज है ना? जी हाँ मालिक। फिर राय साहब बोल उठे, मेरा एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी की बात चल रही है, दूसरी बेटी तो बहुत छोटी है। चिंता है तो सिर्फ मधुरेश की। वह 10वीं जमात में आ गया है, पर उसे आता जाता कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी सांवली उसे पढ़ा दें तो वह ज़रूर 10वीं में पास कर जाएगा। मंगरू ने कहा, अब हम क्या बताएं मालिक, यह तो सांवली ही जाने, वह क्या पढ़ती है क्या लिखती है, मुझे नहीं मालूम। देखो मंगरू, सांवली बहुत अच्छी लड़की है, वह तुम्हारी बात नहीं टालेगी। साइकिल से आएगी जाएगी, तुम जितना कहोगे हम उसको फीस दे दिया करेंगे। ठीक है मालिक, मंगरू ने कहा। मंगरू रात को घर पहुंचा तो उसने सांवली को राय साहब की बातें बता दी। सांवली का कहना था, हम दोनों तो 10वीं जमात में ही पढ़ते हैं, फिर मैं कैसे उसे पढ़ा सकती हूँ। लेकिन बहुत नानुकर के बाद सांवली राय साहब के यहाँ जाकर पढ़ाने को राजी हो गई। स्कूल से छूटती तो सांवली सीधे राय साहब के यहाँ अपनी साइकिल से पहुँच जाती। मधुरेश को बिन मांगी मुराद पूरी होती नजर आई। 3 महीनों के बाद मधुरेश समझ गया कि सांवली बहुत भोली है। घमंड तो उसमें बिल्कुल नहीं। वह सांवली के गदराए बदन को देख देख कर मज़ा उठाता रहा। लेकिन जब मधुरेश की हिम्मत बढ़ती गई तो सांवली ने पूछ लिया, ऐसे क्यों घूरते हो मुझे? यह सुनकर मधुरेश बहुत डर गया। मधुरेश, तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्यों देखते हो? बोलो ना। सांवली ने फिर पूछा, जी करता है मैं तुम्हें चूम लूँ। मधुरेश धीरे से बोला। सांवली ने कहा, तो चूम लो मुझसे, पर दूसरी चीज़ मत मांगना। मधुरेश चुप रहा। सांवली अपने गालों को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तो चूम लो ना। मधुरेश उसको चूमने लगा।
तो सांवली उसके सीने से चिपक गई। इस तरह मधुरेश और सांवली का एक दूसरे के प्रति खिंचाव बढ़ता गया। मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आ गया था। सांवली का नंबर पूरे राज्य में पहला था और मधुरेश भी सेकंड डिवीज़न में पास हो गया था। रिजल्ट के बाद जब वे दोनों मिले तो सांवली बोली, मधुरेश, तुम मुझे चाहते हो ना? शादी करोगे मुझसे? मधुरेश का जवाब था, मैं वादा करता हूँ। तुम मेरे पिताजी को समझाओ। मधुरेश ने कहा, पिताजी पिताजी तो मुझसे ज़्यादा तुमसे खुश रहते हैं। रात को सांवली ने अपने माता पिता को मधुरेश की बात बता दी। मंगरू उसे समझाते हुए बोला, देखो सांवली, प्यार सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है। हम जैसे गरीब को यह सुहाता नहीं है। क्या राय साहब अपने बेटे की शादी हम जैसे गरीब निषाद से करेंगे? नामुमकिन। वैसे राय साहब तुम्हारी जी भर के तारीफ करते हैं। देखता हूँ कि वे क्या कहते हैं। एक शाम को मंगरू मछली लेकर राय साहब के यहाँ पहुँचा और उसने हाथ जोड़कर बोला, सरकार, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। कैसी भीख? आपका बेटा मधुरेश मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मंगरू ने डरते डरते कहा। यह सुनते ही राय साहब अपना आपा खो बैठे और मंगरू पर गरज पड़े, तुम्हारी बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर डोरे डालने की? फिर वे एक मोटा सा डंडा ले आए और जानवरों की तरह मंगरू पर बरसाने लगे। मंगरू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राय साहब के लोगों ने उसे उठाकर सड़क के किनारे पटक दिया। मंगरू के पीटे जाने की खबर चारों ओर फैल गई थी। दलित बस्ती के लोग उग्र हो चुके थे। जल्दी ही मंगरू को अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत चिंताजनक थी। सांवली यह खबर सुनकर बेहोश हो गई थी। 2 दिनों के बाद दलित बस्ती के टीले पर गांव वालों की सभा बुलाई गई। तय हुआ कि कोई भी दलित किसी भी काम के लिए ऊंची जाति की बस्ती में कभी कदम नहीं रखेगा। 1 महीने बाद राय साहब की बेटी की शादी थी। घर में चहल पहल थी। सारे सामान दूसरे शहर से मंगवाए गए थे। आज राय साहब का घर जश्न में डूबा हुआ था। उधर दलित बस्ती में हाहाकार मचा था क्योंकि मंगरू दम तोड़ चुका था। दाह संस्कार के बाद सारे गांव वाले थाने पर टूट पड़े। वहां आग लगा दी गई। थानेदार भागकर राय साहब के घर में छिप गया था। अगले दिन से धीरे धीरे माहौल शांत हो गया, पर राय साहब का घमंड ज्यों का त्यों बना हुआ था। बरसात का मौसम आ गया था। सज्जनपुर गांव के बगल का बांध अचानक टूट गया और ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि पूरा गांव बह गया। दलितों की बस्ती बहुत ऊंची थी, इसलिए महफूज थी। वहां के लोगों ने अपनी अपनी नावों से बहुत से लोगों को बह जाने से बचाया था। सांवली निषाद की बेटी थी, इसलिए वह अच्छी तैराक भी थी। वह किनारे पर नाव लेकर खड़ी थी कि एक टूटी फूटी नाव में राय साहब का पूरा परिवार खुद को बचा रहा था। नाव में पानी भर गया था। उसमें से सांवली बचाओ की आवाज़ें आ रही थी। सांवली का चाचा चिल्ला उठा, इन्हें मत बचाओ सांवली। इतने में राय साहब की नाव पानी की पूरी तरह भर गई थी। सांवली का दिल पिघलकर मोम हो गया। वह झट से अपनी नाव को बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ाने लगी। राय साहब के परिवार के सारे लोग सांवली की नाव को पकड़ने लगे। कुछ देर बाद कोई चिल्लाया, मधुरेश डूब गया है। सांवली झट से पानी में कूद गई। एक डुबकी के बाद उसे मधुरेश का कुछ पता नहीं चला, तो उसने दूसरी बार डुबकी लगाई। इधर किनारे पर खड़े राय साहब के परिवार के सदस्य रो रहे थे। जब सांवली ने तीसरी बार डुबकी लगाई
तो वह मधुरेश को खींचती हुई पानी से बाहर निकाल लाई। एक नाव में मधुरेश को अस्पताल ले जाया गया। राय साहब का पूरा परिवार वहाँ था। जैसे ही मधुरेश की आंखें खुली, सामने सांवली को देखकर उसने उसको पैरों में सिर झुका दिया और रोने लगा। मधुरेश को बिलखता देखकर सांवली भी उसे अपनी छाती से लगाकर रोने लगी। राय साहब सिर झुकाए खड़े थे। वे अपने किए पर शर्मिंदा लग रहे थे। और फिर मधुरेश और सांवली की धूमधाम से शादी हो गई और दोनों परिवार बिना किसी ऊंच नीच के दीवार को तोड़कर एक हो गए। दोस्तों, अगर प्यार सच्चा हो तो बिना किसी की परवाह किए अपने प्यार को हासिल करने में ही समझदारी है। ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखती। दिमाग, समझदारी और टैलेंट मायने रखता है। देखा जाए तो जिसको सारी सुख सुविधा मिलती है वह इतना आगे नहीं बढ़ पाता जितना कि गरीबी में पले बच्चे पैसे और चीज़ों के अभाव में पढ़ाई के मायने को समझ पाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में को सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।